बांदा में आज कांग्रेस पार्टी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देशन में महुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गिरवा में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रज्जाक मंसूरी ने की। इस अवसर पर जिला महासचिव कालीचरण निगम, कंट्रोल रूम प्रभारी बीलाल भाई और कई अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष रज्जाक मंसूरी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष जी, आज ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ और क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था? हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देशन पर हम लोग आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं। हम लोग ये महुआ ब्लॉक का गिरवा ग्राम पंचायत है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हमारे रज्जाक मंसूरी जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हुआ है। हम लोग गांव-गांव जा कर के अपने लोगों से बताते हैं कि ये महापुरुष हैं हमारे। इन्होंने वाल्मीकि जी ने तो हमारी रामायण का भी रचयिता हैं, निर्माण किया था। इसके अलावा हमारे चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, इंदिरा जी हैं, सरदार पटेल हैं, अंबेडकर जी हैं, हमारी सदैव कांग्रेस ने महापुरुषों को सम्मान किया है और आज भी हम लोग उसी क्रम पे अपने महापुरुषों को सम्मान करते हुए चले आ रहे हैं। इसी क्रम में आज गिरवा में इनकी जयंती मनाई गई है। आपका शुभ नाम? राजेश दीक्षित, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बांदा। अयोध्या में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 136 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। साकेत भूषण समाज की ओर से क्षीरसाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भव्य झांकी का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य संजय दास महाराज, श्रृंगी ऋषि पीठाधीश्वर महंत हेमंत दास महाराज और महापौर अयोध्या महंत गिरीश त्रिपाठी सहित कई संत महंतों और गणमान्य अतिथियों ने किया। पूरे स्थल को रोशनी, फूलों और भक्ति संगीत से सजाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बन गया। वर्षों से साकेत भूषण समाज शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था, माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उनके किरणों से अमृत की वर्षा होती है। आज हिंदुस्तान के एक एक मंदिर में खीर प्रसाद रखा जाता है, एक एक घर पे छत पे खीर प्रसाद रखा जाता है। ऐसी मान्यता कि खीर प्रसाद में अमृत की वर्षा होती है और उस खीर प्रसाद को ग्रहण करने से कई रोग मुक्त होता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की लीला किया था। 6 माह तक उन्होंने गोपिकाओं के साथ सैकड़ों गोपिकाओं के रूप में, सैकड़ों कन्हैया के रूप में बनकर उन्होंने महाराज की लीला की थी। यह आयोजन लगातार 136 वर्षों से साकेत भूषण समाज करता चला रहा है। आज के दिन यहाँ पे 21 कुंतल खीर प्रसाद का वितरण होता है और इस कार्यक्रम में हमने ऑपरेशन सिंदूर का भी चित्रण किया है, जिन मोदी जी ने पाकिस्तान को नेतना नाबूद करके यह संदेश दिया, अगर तुम मेरे तरफ एक हाथ उठाओगे हम तुम्हारे पूरे विश्व से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। नंदलाल, महामंत्री, साकेत भूषण समाज। धर्म का बहुत पवित्र दिवस है। आज के ही दिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। उसके बाद चंद्रमा भगवान आज अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, महारास करते हैं और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। तो आज का दिन तो वैसे सनातन धर्मियों के लिए बहुत पवित्र दिन है और उसके साथ ही साथ 136 वर्ष पुरानी अयोध्या की यह परंपरा, जब दंत धावन कुंड में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी के साथ प्रकट होती हैं और यहाँ नाव नेवरिया का उत्सव होता है, जो हमारा साकेत भूषण समाज करता है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस उत्सव को जीवंत रखा है। ना सिर्फ जीवंत रखा है बल्कि प्रत्येक वर्ष इसको और अधिक भव्यता से मना रहे हैं। मैं ईश्वर से यह कामना करता हूँ, माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली आए और देश का कल्याण हो, देश तरक्की के रास्ते पर जाए, ऐसी मेरी आज के दिवस पर कामना है। अवसर पर दंत धावन कुंड में ये प्रत्येक वर्ष सदियों से चली आ रही जो परंपरा है, भगवान विष्णु स्वयं जब पूरा सृष्टि जलमग्न हो गया था
उस समय भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और पूरा जलमग्न था पूरी सृष्टि, और उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करके जब वह स्थिर हुए क्षीर सागर में, तब उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसलिए उस दिन के उपलक्ष्य में ही इसको बनाया जाता है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी पहले कमल उत्पन्न हुआ भगवान की नाभि से, उसके बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान ने दिशा निर्देश दिया कि उनकी सृष्टि की रचना की जाए। महाराज जी, इसके अलावा पहली बार इस तरह के आयोजन में ऑपरेशन सिंदूर और जो दोनों कर्नल, एक सनातन धर्मी, इस भारतवर्ष में जो भी सनातन धर्मी है, सबके हृदय में देश के प्रति अगाध प्रेम है, अगाध श्रद्धा है। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में आज जो ऑपरेशन सिंदूर था, उन लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से झांकी लगी हुई है। यह उन सपूतों को सलाम है, उन बहनों को सलाम है। ठीक है, कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, उसमें देशभक्ति का एक जो है मोनोग्राम जरूर होना चाहिए। ठीक देखिए, ये सदियों से साकेत भूषण समाज इंधन धावन कुंड में क्षीरसाई भगवान की झांकी का दर्शन कराते हैं। ये आपके सृष्टि का प्रारंभ का दर्शन है। ये सृष्टि देखिए, ब्रह्मा जी के विष्णु जी के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि पूरी सृष्टि फिर से बसाओ। तो ये तो धार्मिक आयोजन हमारे सदियों से साकेत भूषण समाज और सारे लोगों मिल करके ये करते रहते हैं बराबर। हम लोगों का भी पूरा सहयोग रहता है इसमें। और एक बार और कहना चाहूंगा, इस झांकी की एक विशेषता है, ऑपरेशन सिंदूर की भी झांकी यहाँ लगी हुई है। और इस झांकी से ये दिखाना चाह रहे हैं हम लोग पूरे भारतवासी कि ऑपरेशन सिंदूर को देख लो। अगर हमारे तरफ आंख उठाते हो तो हम माला भी उठाना जानते हैं और भाला भी उठाना जानते हैं। ये दोनों संदेश इस झांकी से दिया जा रहा है। 16 कलाओं से युक्त आज चंद्रमा खुश होकर आज के दिन अमृत की वर्षा होती है। आज के दिन साकेत भूषण समाज 139वां साल इस बार है। शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाता आ रहा है। आज खीर का प्रसाद, लगभग 21 कुंटल खीर का प्रसाद वितरण किया जा रहा है यहाँ पर साकेत भूषण समाज की तरफ से। ये बेहद खास है और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम जो कर्नल थे उनका भी उसका क्या कुछ कहेंगे? कुरैशी जी का जो भी इसमें ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, उनका हम लोगों ने चित्रांकन किया है। साकेत भूषण समाज से क्या संदेश देंगे आप? साकेत भूषण समाज की तरफ से सब स्वस्थ रहें और खुशहाल जिंदगी जी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष समाज। अंबेडकर नगर में एआईएमआईएम पार्टी के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष जनाब गुलाम दस्तगीर ने किया और दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने किया। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शासन प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज पर हो रही अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों पर चिंता जताई गई और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने की मांग की गई। आज हम लोग जिला अधिकारी से मुलाकात करके ज्ञापन दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष गुलाम दस्तगीर अंसारी अपने तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे आए हैं। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने महामहिम को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं बता रहा हूँ। एक फतेहपुर की घटना आप देख लीजिए, हिंदू संगठन ने वहां जाकर नारेबाजी की, मजारों को तोड़ा। उसके बाद वही सरकार, वही पुलिस, आप बताइए उनके कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी घटना बरेली की, भाई आइला मोहम्मद के नाम पर तमाम नौजवानों ने उनको ज्ञापन देना था, वो ज्ञापन देते जाकर आपने इतनी लंबी कार्रवाई की। बताइए, उसमें तमाम नौजवान बुजुर्ग आज परेशान है, उनकी हालात बस से बदतर हो गई है। बरेली में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो हम लोग इस मुल्क के शहरी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग यहाँ पे रहते हैं। ये मुल्क हम सबका है। और अभी हाल ही का बयान आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का,
उन्होंने कहा कि मुल्ला को डेंटिंग पेंटिंग किया जाएगा। आप बताइए कौन सी भाषा है? ऐसी भाषा मुख्यमंत्री जी यूज करेंगे? अगर ऐसी भाषा आप यूज करेंगे, बताइए हमारा प्रदेश कहां जाएगा? आपकी भाषा होना चाहिए। आपका नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। मगर आप उस नारे पे खड़े नहीं उतर रहे, आप बांटने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं, इंशाल्लाह हम लोग इस मुल्क को बंटने नहीं देंगे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी लड़ाई है कि अपने मुल्क को कभी बंटने नहीं। हाँ, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। हमारा मुल्क मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि दुख होता है, हम सबके मुख्यमंत्री हैं आप, इस तरीके से एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है कि आपकी भाषा ये है। इसी संबंध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है, डीएम साहब ने भी कहा है कि नहीं, आपकी जो भी समस्याएं हैं आपको राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाई जाएगी और उसके जरूर आपको आश्वासन, फुल आश्वासन दिया गया है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करना चाहता हूं और फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसको बांटने का कोई काम ना करें, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे जो भी हो, क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और कुछ नहीं मेरे भाई। और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसको रोका जाए, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां आरएसएस के 100 वर्ष के विशाल संघर्ष को याद करते हुए गोमती नगर की कुशल शाखा वीर सावरकर नगर पूरब भाग में पथ संचलन का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वयंसेवकों ने अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। हमारा मुल्क का जो मैं रहता हूँ मिर्जापुर का, हमारा जन्मभूमि है। हमारे घर पे हमारे बड़े मकान को गिरा कर वोट पे देखा गया, कहीं आदेश नहीं है। डीएम वहाँ पर 3 दिन हम गिरा जाने बैठा रहा। मुंबई एटीएस आई, बहुत बड़ा आतंकवादी टोल उनका दाऊद के बाद हमारा नंबर आता है, पता लगाओ इसकी क्या साजिश थी, उनको क्या मिला। सामाजिक खनन हुआ, प्रतिष्ठा गिरी, रिश्तेदार आना बंद कर दिए, बच्चों के घर में शादियाँ होना बंद हो गई, न्योता हड़ताल बंद हो गए, रिश्तेदार बात करना बंद कर दिए। अरे बाप, इतना बड़ा आतंकवादी है लोग, तो वो भरपाई कौन करेगा? ये हमारा प्रश्न है, सरकार से भी है, समाज से भी और न्यायालय से भी है। हमको भी न्याय मिला नहीं है। तो एनआईए ने जब आरोप पत्र जारी किया तो आरोप पत्र में पेज नंबर 47 और 48 ऑनलाइन है आरोप पत्र चार्जशीट, उसमें लिखा एनआईए ने कि सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक के नासिक भर में एटीएस ने बम प्लांट किया, सस्पेक्ट लिखा हुआ है। हमारे घर में एटीएस ने आरडीएस प्लांट किया। वहाँ का जो इंस्पेक्टर था, चीफ थाना जिले का, उसका नाम भी बगाड़े, अभी यूएसपी है, उसको बीजेपी ने 2 बार प्रमोशन दिया। वो हमारे घर में आरडीएस प्लांट किया, उसके खिलाफ आर्मी के एक मेजर, एक सूबेदार, वहाँ बयान है, हमारी कोर्ट में उनका बयान है। ये सब होते हुए भी उसका कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, पूरा घूम रहा पैदल। हमारी सरकार की 11 साल हो गया है। ये हमारा हिंदुवाद का चेहरा है, तथा कभी सरकारों का भी हमारे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम 2013 में गए मुंबई हाई कोर्ट में, एक डाला पिटीशन, वो अभी तक पेंडिंग है, वो आगे आ ही नहीं रहा है। सेंटर को भी नाम नहीं दे रही है, राज्य सरकार नाम नहीं दे रही है, तो वकील सरकारी खड़ा नहीं हो रहा, नहीं है। हमने जो मांग किया है कि हमारे घर में जो प्लांट हुआ है जिसका, उसकी इंक्वायरी कराओ। अगर मैं 2 दिन को फांसी दे दो, क्या छोड़ा हमें, पैसा रखा था, बचा कुछ नहीं है, अभी बहादुर करेंगे क्या हम? जेल में रखो, हमको साबित करो तुम। साबित नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय ने जब ऑर्डर दिया, 1000 पेज का हमारा ऑर्डर है, जजमेंट है कोर्ट का, 1000 पेज का, पेज नंबर 824, 825, 26, 27, 28, 5 पेज पे हमारा जजमेंट है, हमारे नाम का जजमेंट है। उस जजमेंट पे पेज नंबर 824 पे स्पष्ट लिखा है, वही एनआईए की लाइन है कि सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक घर में एटीएस का एबी बगाड़े ने आगे प्लांट किया, साजिश हुई है, ऐसा हमारे जजमेंट में है, ऑर्डर में है। फिर भी हराम हो गए हैं, जो हाईकोर्ट ने अपील की है, उनको फांसी दे दो। अरे तुम्हारे कानून दम नहीं है, तुम्हारा कानून खोखला है, तुम्हारा कानून खोखला है, एकदम डब्बा खाली डब्बा है।
जो कोई भी कुछ भी करेगा तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। कर क्या रहे हो तुम? बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बदमाश विदेश में क्या घोटाला करके क्या उखाड़ रहे हो? काला पैसा भूत चला आएगा, 1 रुपया आएगा तुम्हारे पास में, तुम्हारा कानून ही ऐसा है। वो एक बगाड़े, एजेंसी बोल रही है वो चोर है, न्यायालय बोल रहा है चोर है, 2 महीना हो गया जब जा करके सारा मीडिया चुप है, सारी सरकारें चुप हैं, सारे हिंदू वाले चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अभी हम बोलो कि हम कराएं कि भुगाएं? अगर हम इसमें अपना कानून हाथ में लेते हैं, अगर कुछ उत्पाद करते हैं, और हमारा स्वाभिमान है, हमको लड़ना है, हमको तो न्याय चाहिए, और न्याय जहाँ मिलेगा हमको पता है कहाँ मिलेगा, तो हमारी गलती क्या रहेगी? जो जिस मीडिया ने हमारा बदनामी किया उसमें तो समाज में सोशल मीडिया था नहीं, फेसबुक था नहीं, यूट्यूब था नहीं, हाँ तो मीडिया ही। अभी तो बहुत हाईलाइट जमाना है, लेकिन ताजुब की बात है ये मीडिया चूस नहीं बोल रही है, कहीं डिबेट नहीं हो रही है, मालेगांव ब्लाक में कहीं डिबेट नहीं है, किसी का औकात नहीं डिबेट बैठ जाओ। जो चाहता हो कि मालेगांव ब्लाक का बड़ा छुटा हुआ है, गलती किया तो सजा देना चाहिए, और डिबेट में एक भी आदमी डिबेट कर बताओ हमारे विरोध में केस पैसा हम गलत छोड़ दिए गए, या तुम्हारे पास कोई सबूत अभी भी लगे हो? अगर किसी पास सबूत है अगर कि मालेगांव ब्लड हिंदू ने किया है तो लाओ, तुम अभी भी लाओ, चांस है तुम्हारे पास, लेकिन कुछ भी नहीं। केस छूटने के बाद मैं पहली बार लखनऊ आया हूँ, इसीलिए हमें संपर्क किया कि आइए बैठे हैं, घर चर्चा करेंगे। हम कल शाम को आए, कल समय मिला है किसी घूमने का, आज घूमने देखते हैं क्या मिलता है। चर्चा हमारी इसी विषय पे है, भाई हमें न्याय चाहिए। अभी इस यात्रा का आपका जो लखनऊ आगमन हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्या आप इन हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं या आप इन मुद्दों को लेकर के पब्लिक में एक जागरूकता लाना चाह रहे हैं? देखिए, हिंदू कभी बटा नहीं है, हिंदू कभी बटा नहीं है, जिसको जो काम करना काम कर रहा है, अपने अपने जगह पर जिसको जो करना है वो कर रहा है। हमारा काम आपको करेंगे नहीं, आपका हम नहीं करने वाले हैं। इसमें आप बोलेगा हम बटे हैं, बटना कहाँ होता है? एक फ्रंट ऐसा है कि कोई भी अच्छा काम होता है उसमें विरोध जरूर होता है। भगवान राम से उनका विरोध हो रहा था, कृष्ण से उनका विरोध हो रहा था। ऐसा नहीं कि जो विरोध करेगा तो अच्छा ही सही, विरोध स्वाभाविक है। अगर आप काम करने चले हैं, काम कर रहे हैं, और अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, आप चिंतन करो आप क्या कर रहे हो, कहीं विरोध नहीं कर रहे हो। आप जहाँ सही काम करने चलेंगे आपका विरोध शुरू हो जाएगा। गलत काम पे कोई विरोध नहीं करता है, सही काम का सब विरोध करते हैं। अगर आपको कोई विरोध कर रहा है आप समझो आप सही काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा अवलोकन करो, उसको बोलते हैं साहित्य में सिंहावलोकन। थोड़ा पीछे मुझे देख लो, आप सही काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, तो समाज पता नहीं है, समुचित करना नहीं है। जो अपने पास मटेरियल है, जो अपने साथ में है, उनको भी काम करना है। हम समुचित वही कर रहे हैं जो काम करने वाले हैं। हमारा मकसद था कि लखनऊ में किसी को मिलना था, कुछ संगठन काम है, कुछ चर्चाएँ हैं, और इसी हमारा परिवार से लखनऊ, और मुख्य फोकस हमारा हमारे केस को लेकर के है। अब लखनऊ हाई कोर्ट कंट्री में भी केस का डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा राज्य यही है, उत्तर प्रदेश से है। अपने मिर्जापुर से हम लगभग के इलाहाबाद या तो या तो लखनऊ में ये याचिका डालने वाले, उसका रिसर्च चल रहा है, कुछ मुलाकात होने वाली है, क्योंकि केस अभी लंबी चलेगी, हमारे गाँव केस अभी लंबी चलेगी। अब बहुतर राज खुलने वाले हैं, केस में बहुतर राज खुलने वाले हैं, क्योंकि हमारा 7000 पन्ने का आरोप पत्र है। 7000 पन्ने का आरोप पत्र बहुत सारा कोई पढ़ा नहीं है, शायद जब भी मुश्किल पढ़ा हो, अब सर जब कौन पढ़ेगा। 9000 पन्ने का 36,000 केस का फाइल है, 9000 पन्ने का 36,000 केस का मालेगांव पंपराट केस, 26,000 केस का पूरा लिंक है। मैं आपके सामने बोलता हूँ, तुम चैनल बोलता हूँ, लिंक है पूरा पूरा। कांग्रेस की ही साजिश है, चाहे 26,000 हो चाहे मालेगांव, ये कांग्रेस की ही साजिश है, कांग्रेस के लिंक है। उनका एक नेता है शरद पवार, उसको पूरा पता है ये दोनों केस के बारे में। इसके 3 प्रूफ हैं अभी तक,
हेमंत करकरे क्यों मारे, क्यों मर गए, किसने मारा? एजेंसी का चीफ, IPS ऑफिसर, राव ने काम किया, CBI ने काम किया, IB ने काम किया, वो अधिकारी को कोई मार गड्ढे में डाल देता है। ऐसा संभव है क्या? कसाब को क्या पता था करकरे कहाँ है? ये जो थ्योरी है बनाई गई है, करकरे को मर्डर हुआ है। मर्डर इसलिए हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 36/11 के जजमेंट में ऐसा आर्डर है कि कसाब के राइफल से करकरे नहीं मरे हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में कसाब की राइफल गोली नहीं लगी है। करकरे को मारा किसने? फिर ये तो जांच का विषय है। दूसरा विषय है, करकरे का बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक नहीं मिला है। बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक नहीं मिला है। RR पाटिल पूर्व गृह मंत्री अपन साल तक चले गए ऊपर। करकरे का जो ये और डिटेल है, CDR है मोबाइल का, वो बैन किया सरकार ने। ये 3 चीज वापस मिल जाए, 26/11 का मालेगांव केस खुल जाएगा। सरकार क्यों नहीं दे रही है, मेरा प्रश्न है। कब तक करकरे, उनकी जो पत्नी थी वो मर गई बेचारी, उन्होंने मांगा था दे दो CDR, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? कि करकरे का दिग्विजय सिंह से बात हुई है, करकरे का शरद पवार से बात हुई है, वो सब पोल खुल जाएगी क्या बात हुई है। करकरे की जैकेट मिलेगी तो गोली किसकी है, किस पिस्टल को पता चल जाएगा। ठीक है, वो फाइल बंद है। कोई सरकारें, कोई भी ऑफिसर, कोई भी जैसे हमारे जवाब दे, ये 3 चीज आप छोड़ रहे हो तो करकरे का मर्डर केस खुल जाएगा और उसके साथ मालेगांव का लिंक खुल जाएगा। हम लोग तो बली बकरा हैं। हम समझे प्रचारक थे नासिक में, नासिक में नासिक की तहसील है मालेगांव, बली बकरा बन गए। लेकिन असल मुद्दा कहीं और है। कांग्रेस ने भटकाया। अब जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं सत्ता में हिंदूवादी, तो 10-20 लोग जेल में रहने क्या फर्क पड़ता है? 10-20 लोग जेल में रहने क्या फर्क पड़ता है? सरकार चलती रहे, जल गिरती रहेंगी, उनका भी सही है। बोलते भाई हाथी चलेगी चीटी मरेगी। तो सुधाकर जी, आप कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, फैसला हुआ है, तो न्याय के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? न्याय के लिए हम अभी 90 दिन का वो ड्यू था अपील का, वो कोई अपील गया है, वो अभी बोर्ड में आने वाली 2 महीने में बोर्ड में आ जाएगी। उसका क्या होता है, और हम ये लखनऊ खंडपीठ में या प्रयागराज में फैसला डालने वाले हैं हमारे नासिक घर के विषय में। अब हम ये पे बगाड़े को यहीं बुलाने वाले हैं, ये अभी लखनऊ में आ जाए। अब केस हम महीने लखनऊ में लड़ेंगे। तो ये केस के आधार पर होगा? हाँ, ये केस किस आधार पे होगा? आज जो पिटीशन है मुंबई हाईकोर्ट में अभी लंबित है, उस पिटीशन यही है कि हमारे घर में जो प्लांट हुआ है इसका, उसका जांच कराओ। आप अमेरिका एजेंसी बुला लो, इजराइल बुला लो, पाकिस्तान बुला लो, कब भरोसा में भारत एजेंसी पर तो जांच कराओ आप। उसमें क्या मिलता है बताओ। क्योंकि निर्दोष हम हो गए, 2 विषय कि हमारी भरपाई कौन करेगा और इसमें एक्यूज कौन है, इसमें आरोपी कौन है, फिर किया किसने। ये 2 विषय, 2 बिंदु है। तो हमारी भरपाई करना है, दूसरा हमको आरोपी खोजना है। क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ, हमको हिंदू मुसलमान की एक बिल्कुल धारा बताई गई, समाज में हिंदू मुसलमान लड़ाने की एक साजिश रची गई, ऐसा था नहीं। और लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लड़ाई हमारी इस्लाम से है। वो सब कर्मठर मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई कहीं हमारे आता ही नहीं है। लड़ाई हमारी इस्लाम से, हमारी शिक्षाओं से है, हमारी परंपराओं से है। उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए वो ऐसा की गई कि हिंदू मुस्लिम का एक विद्वेष निर्माण हो। अपन आ रहा था आपके हिंदी महासभा के राष्ट्रीय त्रिवेदी जी साहब ने, इन मुद्दों को लेकर के आप क्या समझते हो और क्या सहयोग उन्हें प्रदान करेंगे? ऐसा है कि हिंदू महासभा या अखंड आर्यवतार महासभा त्रिवेदी हमेशा ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे जो क्रांतिकारी होकर उनका सम्मान करती रही है और सम्मानित, क्योंकि हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की भी पार्टी रही है। जो लड़ना जानते थे वो हिंदू महासभा में थे और जो अहिंसा के पुजारी थे, जो लड़ना नहीं जानते थे, कायर थे, वो कांग्रेस में। तो ये सच्चाई है। और जो मालेगांव में भाई साहब के साथ या प्रज्ञा ठाकुर के साथ या जो भी उनके साथ अन्य लोग थे, वो केवल राजनीति का शिकार हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारी सरकार है, जो हमारी न्यायपालिका है, कि जब एक दोष
मुक्त हो गया, फिर दोषी कौन है? बात ये है, ठीक है, आपने दोष मुक्त कर दिया, ये तो दोषी साबित कर देते तब तो ठीक था, लेकिन आपने कोई साक्ष्य नहीं पाया, कोई सबूत नहीं पाया, आपने दोष मुक्त कर दिया, तो फिर दोषी कौन है? कोई तो दोषी है। जिसने वो बम रखा इनके घर में, जो ब्लास्ट हुआ, कोई तो दोषी है। उसके ऊपर क्या सजा हो रही है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? जिसने चार्जशीट दाखिल की, जिस आईओ ने रिपोर्ट लगाई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? जांच का विषय यहाँ से शुरू होता है। सरकार का काम यदि भाजपा न्याय दिलाना चाहती है तो उन बिंदुओं पे न्याय करे जहां पर जिन बिंदुओं पे चार्जशीट दाखिल हुई, तो कुछ न कुछ जब तक विवेचना नहीं हुई तो चार्जशीट कैसे दाखिल हो गई, और जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो दोषी साबित हुए, फिर दोष मुक्त हुए न्यायालय से, तो फिर दोषी कौन है? तो ये जांच का विषय है। सरकार को चाहिए कि इसको संज्ञान में ले और जांच कराए, तभी भरपाई होगी। जो इनका कहना है कि हमको तो अभी मतलब दोष मुक्त किया गया है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय जब होगा जब ये 4 साल जेल में रह करके आए हैं, 10 महीने 11 महीने जेल रहे हैं, तो अगला व्यक्ति जो है वो भी तो जाएगा करेंगे। यदि ये दोषी नहीं है तो जो दोषी है उसको भी जेल जाना चाहिए। और इनकी भरपाई कौन करेगा? ये निर्दोष होकर के मेरा जीवन जेल में बर्बाद हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि एक जीवन होता है, एक समय होता है आदमी को काम करने का, आप जेल में डाल दिया, न परिवार के रहे, न समाज के रहे। हर आदमी देखा रहे भगवा पहन करके भगवा आतंकवाद, मतलब इतना बड़ा, मतलब एक तो आज तक कोई भगवा आतंकवाद ही नहीं पैदा हुआ, और दूसरा आपने जबरदस्ती भगवे को आतंकवाद की श्रेणी में लेके गए। और अब उस पर न्याय का विषय है, जांच का विषय है कि उन पे कार्रवाई हो जिन्होंने इन पे कार्रवाई की। सच्चाई है। मेन दोषी कांग्रेस सरकार है जिसके शासनकाल में ये घटना घटी। और दूसरी चीज ये है, दोषी वो अधिकारी हैं, वो स्टाफ है जिसने विवेचना की, जिसने चार्जशीट दाखिल की, वो गलत तथ्यों पे रिपोर्ट लगा करके चार्जशीट दाखिल की गई, वो दोषी हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत आदमी को आप आरोपित सिद्ध कर रहे हो, इसके मतलब कहीं न कहीं आप गलत हैं, आप किसके दबाव में कार्य कर रहे हैं, ये चीजें सामने आनी चाहिए, तभी न्याय होगा। इतने साल से कार्रवाई में संतुष्ट नहीं है, आगे क्या? आगे हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार है जांच करेगी। यदि हमारे पास एक अधिकार और भी है कि हम दोष मुक्त हुए हैं तो हम मानहानि का दावा दायर करें, उसमें जितने भी वो लोग आते हैं उन पर कार्रवाइयाँ होंगी जिन्होंने उस पर कार्य किया है। तो ये चीज़ें चलेंगी अभी, क्योंकि न्यायपालिका है, न्यायपालिका की। सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ये घटना न केवल न्यायपालिका का अपमान है बल्कि देश की लोकतांत्रिक गरिमा पर भी चोट है। शिशिर चतुर्वेदी ने मांग की कि दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी हरकत कोई करने की हिम्मत न जुटा सके। से लेकर अखबारों तक, टीवी चैनलों तक एक खबर गूंज रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भरी अदालत पे जूता चलाने की निंदनीय घटना होती है। मैं कदापि इसमें सहमत नहीं है, लेकिन समस्या यहां पर आती है, न्याय का सिद्धांत है कि कॉज ऑफ एक्शन। आखिर घटना घटी क्यों? ये घटी क्यों? जिस प्रकार से अदालतों के द्वारा लगातार ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो समाज को विचलित कर दे रहे हैं। एक निर्णय देते हैं न्यायाधीश महोदय हमारे, कहते हैं कि महिला की ब्लाउज में हाथ डाल देना, नाड़ा खोल देना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। शहरों को जलाने वाले लोगों पर अगर वसूली होती है तो वो स्टे हो जाता है निर्णय। इसके बाद आगे चलिए, रेल की पटरी जो सार्वजनिक है, सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा करके लोग बैठ जाते हैं, अगर उस पर सरकार कार्रवाई करती है तो वो भी स्टे हो जाता है। जिन पार्कों पे लोग टहलते हैं, वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उस पे शाहीन बाग पे कब्जा लोग कर लेते हैं, लखनऊ के घंटाघर पे कब्जा कर लेते हैं। वहां जब न्याय के लिए जाते हैं उस पर सुनवाइयाँ नहीं होती, स्टे हो जाता है सब। रात के 2 बजे अदालतें आतंकवादियों के लिए खुल जाती हैं, लेकिन न्याय के लिए न्याय से वंचित हो जाते हैं लोग, उनका नंबर नहीं आता अदालतों में। तो इन सब व्यवस्थाओं से पूरा देश विचलित है। एक न्यायमूर्ति की कुर्सी पे बैठ के कोई ये कहे
कि आपको न्याय चाहिए तो उसी मूर्ति के सामने जाके बैठ जाइए, वही आपको न्याय देगी। ये कहाँ से न्याय है? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर बैठकर कुर्सी पे चोट पहुंचाने से ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमको विचलित कर रही हैं। बीसीआई संस्था जो अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए बनी थी, वो तुरंत उसको स्व मोटो लेकर के वो क्या कार्रवाई करती है, वो उसी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश किशोर जी पे को आजीवन प्रैक्टिस से बैन करने का कार्य करती है। मैं पुनः विचार करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, ऐसे निर्णय जिसमें कहीं शिकायत करता नहीं है, कोई उनकी गलती अभी सिद्ध नहीं हुई है, उनको सुना नहीं गया है, उसके बावजूद कैसी कार्रवाई? तो अदालतें विचार करें, कोई भी निर्णय देने से पहले समाज में इसका मैसेज क्या जा रहा है।